वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। तो मैथस्तान में हम जो है एनिमल फिजियोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे एंड टुडे विल बी द लास्ट क्लास रिलेटेड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। तो आज भी हम एनिमल फिजियोलॉजी के रिलेटेड ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ एंजाइम्स के रिलेटेड आएंगे, किडनीज, ब्रेन्स, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे हार्ट के रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन है यूरिया जो है किस एंजाइम के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिएज, सेकंड ऑप्शन है ग्लूटामिनेज, थर्ड है आर्जिनेज एंड फोर्थ है एस्पार्टेज। तो इसमें से निम्नलिखित में से क्या आंसर है? आंसर इज सी ऑप्शन, आर्जिनेज। आर्जिनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके कारण यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। यूरिया जो है क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यूरिया जो प्रोड्यूस होता है बेटा वो किसके कारण होता है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल चलता है तो आर्जिन उसमें यूरिया को बनाता है। और इससे उल्टा अगर कोई आ जाए कि यूरिया साइकिल में आर्जिनेज जो है वो बनाता है, लेकिन ऑर्थिनिन जो है ना, ऑर्थिनेज का ऑर्थिनिन ये तोड़ता है, ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है, लेकिन आर्जिनेज जो है ये प्रोड्यूस करता है यूरिया। ओके, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि उसके बाद क्वेश्चन ये आता है बेटा, स्फिग्नोमैनोमीटर मियर्स। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता क्या है? क्या नापते हैं इसमें, इससे हम? ठीक है बेटा, तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर क्या करता है, आपका जो है बीपी अगर आपका हाई है, आप कहते हो मेरा बीपी चेक कर दो, लो है या हाई है, तो वो जो मशीन यूज करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे उसको लपेट के और फिर पंप, ऐसे डॉक्टर जो है ऐसे पंप करता है, एक बल्ब सा चीज बनी होती है बलून टाइप, उसको ऐसे ऐसे पंप करके, और आपकी यहाँ पे ये जो ऐसे लपेटा होता है, वो क्या होता है? टाइट होता जाता है, टाइट होता जाता है, जैसे जैसे वो डॉक्टर पंप करता है। तो वो जो डिवाइस है वो किसके लिए? और रीडिंग्स उसके सामने एक ऐसा ऐसा बोर्ड सा बना होता है, उसमें रीडिंग्स आती है और मरकरी जो है ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो वो जो रीडिंग्स है बेटा, वो क्या बताती हैं कि आपका इस वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बेटा देखा जाए तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वो मेयर करता है ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर, आपका बीपी, रुधिर दाब। ठीक है, और इसको एक तरह का ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी कहा जाता है। ओके, एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हमारे क्या होता है कि आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो देखने के लिए यूज किया जाता है उसको। ठीक है, और दूसरी बात आती है, ये जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, इसको मेयर किया जाता है मिलीमीटर में, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एच जी। तो आपने अगर देखा एम एच जी, ऑफ एच जी, मरकरी, एच जी साइन जो है ये किसका है? मर्क्यूरी का। तो मरकरी ऊपर जब ऐसे रेज राइज करता है तो उससे हमें पता चलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस इज कॉल्ड। रक्त हानि के रोकथाम को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? क्या उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं? क्या उसे क्यूबरमेटोक्स कहते हैं? क्या उसे हेमोस्टेसिस कहते हैं? या नन ऑफ द अबव? बेटा इसमें ना आपको दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या वो होम्योस्टेसिस है या हेमोस्टेसिस है। तो होम्योस्टेसिस होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हमें पता है, जो हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये क्या रहता है बेटा? मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। और इसको कांस्टेंट करने के लिए वो बहुत सारी जो है एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या प्रोसेसेस ऐसे कुछ होते हैं जो काम आते हैं। जैसे कि विंटर्स में हमारा तापमान जो है, बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाता है, लो हो जाता है। तो उससे हमारी बॉडी का जो है तापमान, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? शिवरिंग होती है हमारी बॉडी में। शिवरिंग, कंपकपाहट से क्या होता है, ऐसे जो है हेयर्स शिवर करते हैं जब बॉडी, तो उसे हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा उसी तरह अगर बेटा आ गया कि समर्स है, समर्स है आ गया, तो समर्स में क्या होता है बेटा? जो आउटर इन्वायरमेंट है, जो आउटर इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर राइज करता है।
ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा मतलब हाई टेम्परेचर के राइज कर रहा है, हाई टेम्परेचर हो गया, तो हमारी बॉडी का ना, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में होती है स्वेटिंग। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से बॉडी के जो है क्या है, एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया होम्योस्टेसिस। जब ब्लड की बात आई ना, लेकिन ब्लड की बात, कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, उसको मेंटेन, की ब्लड लॉस ना हो, तो बेटा हेमो, हेमो वर्ड जो है ना, ये ब्लड से रिलेटेड है। तो हेमोस्टेसिस मतलब कांस्टेंट। ठीक है ना। तो हेमोस्टेसिस क्या है, एक प्रोसेस है हेमोस्टेसिस, जो क्या करता है, स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को, दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग एट ब्लड फ्लो। जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है ना बेटा, वहां पे वो ब्लीडिंग को रोक देगा, ऐसा हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है, जिससे जो है मेंटेन हो नॉर्मल ब्लड लेवल। मेंटेन क्या होता है बेटा, नॉर्मल ब्लड, ब्लड फ्लो। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल होती है ना बेटा, वो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल क्या करेगी, जिसमें मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करती है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऐसे करके। और और वहां पे क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स आके जुड़ के, जहां से मतलब बह रहा है खून, जहां से इंजरी है या जो भी है, वहां पे प्लेटलेट प्लग बन जाएगा, जो क्या बना देगा, जो क्लॉट कर देगा, ब्लड क्लॉट कर देगा। हम देखते हैं ना, जहां पे हमारे चोट लग जाए, मान लो मेरी यहाँ कट लगा चोट, तो वहां से डार्क ब्राउनिश सा एक दो दिन में या उसी दिन में बन जाता है, शाम तक, थोड़ी देर बाद ही, पहले सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे वो हार्ड बनता है, वो क्लोट होता है, वही ब्लड क्लोट है, जहां पे प्लेटलेट्स ने आके प्लग कर दिया और ब्लड क्लोट बना दिया, ताकि प्रिवेंशन हो सके ब्लड फ्लो की, ब्लड स्टॉप हो सके ब्लीडिंग, और प्रिवेंट कर सके वो ब्लड लॉस को। ठीक है, तो हेमोस्टेसिस प्रोसेस कहते हैं इसको। उसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स, रेफर टू, अब कहते हैं स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परिसंचरण संबंधित है किस चीज से, मतलब जो मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होती है वो क्यों होती है, पहला पेयर्ड आर्टरीज है इसलिए, जोड़ीदार धमनियों से। सेकंड, पेयर्ड वेन्स हैं, जोड़ीदार शिराओं से, उसके कारण वो बताती हैं। ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस इन हार्ट एज क्विकली, रुधिर शीघ्रता से हृदय में 2 बार परिसंचरित होता है। या लास्ट, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 टर्न्स, वन फ्रॉम द हार्ट टू लंग एंड बैक टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट। पूरी प्रक्रिया 2 बार में संपन्न होती है, प्रथम हृदय से फेफड़ों तक, पहले हार्ट से लंग, और फिर वापस जो है पूरे हृदय, फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक। तो जो डबल सर्कुलेशन है, उसका क्या मतलब है, कि ब्लड में जो एक सर्कुलेशन का एक साइकिल है, उसकी डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि वो हार्ट से 2 बार होके गुजरता है। एंड इसीलिए उसको कहते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में 2 बार जो ब्लड है वो हार्ट से होके गुजरता है, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, कि 2 बार हार्ट से सर्कुलेट होके निकला। पहली बार में तो वो जो है हार्ट से लंग की तरफ जाता है, और दूसरी बार जो है हार्ट से वो कहाँ जाता है, बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है। जब मान लीजिए, अब मैं आपको इसका बताती हूँ, इसमें इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए ये हार्ट है, उसके 4 चेम्बर्स हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये एट्रियम लेफ्ट और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगी, अयोटा, और ऊपर यहाँ पे लंग्स है। ठीक है। ये आ गया समझ। देखो ये है आर्ट्रियम, तो सबसे पहले लंग से ऑक्सी साफ होने जाता है ना खून, ऑक्सीजन, क्योंकि इसको मिला कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कि और उसको मिला बॉडी से। ये है बॉडी, बॉडी मान लीजिए रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ ये आ रही है, यहाँ से ये पहले की तरफ। तो अब देखो बेटा क्या होता है, यहां से हार्ट से लंग से ऑक्सीजन से भरा हुआ साफ खून, बिल्कुल प्योर ब्लड आया, बिल्कुल प्योर ब्लड, और यहाँ आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से फिर जब भरना शुरू हो गया, हो गया हो गया, एक बार आएगी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करना शुरू हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड नीचे आना शुरू हो गया, ये रिलैक्सिंग पोजीशन में अपने में डलवा रहा है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये बंद हो जाएगा बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जिससे ब्लड पंप होगा एयोटा में। ये आर्टरी है एक एयोटा, जो पूरी बॉडी तक फिर फैलाती है साफ खून, ऑक्सीजन रिच, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं प्योर ब्लड। जब बॉडी में ब्लड चला गया बेटा, तो बॉडी में जब ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड गया, तो हमें पता है हर सेल तक पहुंचेगा, सेल में ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने किया रिएक्ट, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब होगा, रेस्पिरेशन, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर बॉडी के हर पार्ट से ये जो रेस्पिरेशन जब हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके
दूसरी तरफ से बीच में कैपिलरी का नेटवर्क, कैपिलरीज जुड़ के वेन्स बना लेंगी, तो वेन्स जो है ये लेके आएगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और राइट एट्रियम में डाल देगी। राइट एट्रियम में जब डाला, पहले वो डलता रिलैक्सिंग, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ से वाल्व ओपन होगा, यहाँ में भरना शुरू हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होके अपने आप में भरवा रहा है, फिर ऊपर वाला जब रिलैक्स नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब यहाँ से जो ब्लड है बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो पंप करके लंग के पास जाएगा, क्योंकि लंग में क्या होती है, एरिएशन होगी बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, का ऑक्सीजन वापस से आएगा और लंग्स को यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी, और लंग्स से बेटा, लंग्स में होती होती यहाँ यहाँ नाक से बाहर, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस चलता है, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, पहले एक बार आया और यहाँ गया, फिर यहाँ से आके फिर निकला और बॉडी से लंग्स, हार्ट में फिर लंग्स में गया साफ होने के लिए, तो दो बार हुआ ना सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन, ऑप्शन डी कहते हैं। उसके बाद आता है विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स, विच स्ट्रक्चर बेटा सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया ऑफ, कौन सा स्ट्रक्चर है मैमिलियन ईयर का जो सेपरेट करता है स्केला वेस्टिबुलाई को और स्केला मीडिया को, स्तनधारी कान के स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया को कौन सी संरचना अलग करती है बेटा, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है रीसनर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फिर है बेसिलर और फिर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इस इसका जो है क्या आंसर है बेटा, तो इसमें आता है कि रीसनर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, ये रीसनर मेम्ब्रेन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे ईयर में जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम स्केला वेस्टिबुलाई तो ये अपर चैम्बर है, ये क्या है, अपर चैम्बर है हमारे ईयर का, जो फिल्ड है किसके द्वारा, पेरिलिम्फ फ्लूइड है, एक तरह का पेरिलियम फ्लूइड सा सब्सटेंस, उसके द्वारा भरा हुआ है। स्केला मीडिया, अब आप कहोगे क्या है, मीडिया वाला स्केला मीडिया, तो स्केला मीडिया जो है बेटा ये मिडल चैम्बर है, इसलिए तो मीडिया कहा है इसे, स्केला मीडिया मिडल चैम्बर है और वेस्टिबुलाई अपर था। तो इसमें जो है एक तरह का कह लो कोक्लियर डक्ट भी इसे कहा जाता है, कोक्लियर डक्ट मीडिया को। और ये जो फील्ड है किसके द्वारा, इसमें एंडोलिम्फ होता है, ठीक है। ये तो दोनों हो गए, और इन दोनों को कौन जोड़ता है, रेसनर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा एक और इन लोअर चैम्बर जो होता है, इनर मोस्ट कह लो या जो भी लोअर कह लो, लोअर चैम्बर एक होता है स्केला टिम्पैनी, ठीक है बेटा, जो किसके, ये भी पेरिलिम्फ के द्वारा, तो अपर और लोअर में पेरिलिम्फ है, मिडल में जो है एंडोलिम्फ है, ठीक है बेटा। ओके, इसमें इसको स्केला टिम्पैनी कहा गया। तो इसको कौन जोड़ता है, रीसनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, रीसनर मेम्ब्रेन, वो जिसको एक और वर्ड से जाना जाता है इस रीसनर मेम्ब्रेन को, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, जो एक तरह से स्केला मीडिया की रूफ का काम करती है। स्केला मीडिया लोअर है ना, तो मिडल है ना, तो इसकी रूफ होगी और ऊपर अपर चैम्बर होगा, तो इन दोनों के बीच में ये जो है, जो इसकी रूफ छत का काम करी, और इधर से फिर आ गया स्केला वेस्टिबुलर और स्केला मीडिया, बीच में ये जो है क्या है, स्केला रीसनर मेम्ब्रेन, जिसको वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एक्वस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय, तो अगर हमें पता हो एक विट्रस ह्यूमर होता है और एक एक्वस ह्यूमर होता है, और ये बातें आई से रिलेटेड है, जब हम 10th 11th क्लास में शुरू से देखते आए हैं कि आई की फोटो बनती है, आई की जब हम इमेज बनाते हैं, तो लेंस लेंस और जो है हमारा कॉर्निया, उसके बीच में एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है वो फिल्ड है विट्रस ह्यूमर से। तो यही आता है कि एक्वस ह्यूमर को जो है कौन सिक्रीट करता है, तो इसका आंसर है क्या, कोरोइड्स हैं रंजित, रेटिना, सिलरी बॉडी, पक्षमाभिक पिंड या लैक्राइमल ग्लैंड। तो इसका आंसर है सी, सिलरी बॉडी। एक्वस ह्यूमर जो है ये सिलरी बॉडी जो है वो सिक्रीट करती है, जो आईज में होती है, ठीक है। दूसरा, अगर हमने कहना हो एक्वस ह्यूमर बेटा, इसका नेचर क्या है, ये क्लियर सा साफ सा पानी जैसा वाटरी फ्लूइड होता है, जो हमारी ये आइलैंड्स के आगे हमें वाटरी वाटरी सा दिखता है, यही एक्वस ह्यूमर है बेटा, ठीक है, वाटरी सा फ्लूइड है, और जो कि फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होता है, मैंने वही कहा ना, बिटवीन कॉर्निया, यहाँ आगे कॉर्निया आ गया एंड यहाँ लेंस आ गया, तो उसके बीच में होगा ये प्रेजेंट। और ये कॉन्टिन्यूसली किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, सिलरी मसल्स के, सिलरी मसल्स या बॉडीज हो गई इनके द्वारा, ठीक है। और इसका मत इसको क्यों, ताकि ये मेंटेन कर सके, इसका मेन रोल क्या है,
टू मेंटेन इंट्रा ओकुलर प्रेशर। ठीक है बेटा। एक तो आईज में जो आईज के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर सकें बेटा, इसलिए। और दूसरा बात ये है कि इसका जो रोल है वो क्या है कि उसके साथ साथ ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेटा। ये क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लेंस को और कॉर्निया को, जिनके बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है। क्योंकि उनमें अपनी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती, दे लैक देयर ओन ब्लड सप्लाई, दैट्स व्हाई द एक्वस ह्यूमर्स आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द लेंस एंड द कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस अकर्स इन। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है, ये क्या होता है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ होता है? आई में, हार्ट में, ब्रेन में या ईयर में? तो बेटा ये होती है ब्रेन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रेन में। एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वस जो है ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। और ये एक तरह का मिड ब्रेन में कह लो, एक तरह का चैनल है जो लोकेट होता है मिड ब्रेन में। एक तरह का ऐसे चैनल सा है जो चैनल लाइक होती है ये ऐसे, जो प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम क्या है बेटा? ये इसका फंक्शन ये है कि ये कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। मिड ब्रेन में ये प्रेजेंट है और ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जोड़ती है, एक्वस ऑफ सिल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। जिसके कारण क्या होता है कि सीएसएफ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वो इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में फ्लो कर पाती है, उसका फ्लो करवाती है इनके बीच में, यही फ्लो करती है। ठीक है। और इसको एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के द्वारा अलावा और क्या, सेरेब्रल एक्विडक्ट भी कहा जाता है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। होप सो आपको क्लास के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे अच्छे से। आई एम ट्राइंग कि आपको मतलब भी समझ आए, और इससे आपकी बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, सो दैट आपका जो प्रेशर मेंटेन रहे, आपको ऐसा फील हो कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस करता है? तो बेटा, अगर हमें मतलब ये आई के डिफेक्ट्स जो है ना, उसमें से क्वेश्चन आया। आई आई में आई डिफेक्ट्स थे वो तीन मेन जो हम पढ़ते हैं, मायोपिया, इसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइट दिख रही है अगर, तो मतलब पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता। तो ये यही कह रहा है कि दूर की चीज देखने में कठिनाई, तो ये मायोपिया की ही बात कर रहा है। ठीक है, मायोपिया की ही बात कर रहा है। दूर की चीज नहीं दिखती, पास की दिखती है। दूर की नहीं दिखती है बेटा, तो इसके लिए हम जो इसके लिए जो हम लेंस यूज करते हैं वो है कनकेव लेंस ऑफ द लेंस। कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है बेटा मायोपिया को ट्रीट करने के लिए, जिसका मतलब है नियर साइटेडनेस। इसके अलावा एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है बेटा, वो फार साइटेडनेस कहते हैं उसे। फार मतलब दूर, तो उन्हें दूर का दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता, मतलब पास का नहीं दिखाई देता, दूर का अच्छे से दिख जाता है। इसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है करेक्शन के लिए, करेक्शन मेजर के लिए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। और एक आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में यूजुअली क्या होता है, मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि बाइकॉनकेव लेंसेज यूज किए जाते हैं कि विद एज, एज के साथ क्या होता है आपको दूर का दिखना, लॉन्ग डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। इवन कि दूर और पास दोनों का, शॉर्ट डिस्टेंस आप दोनों ही एक तरह का कहो, जिसके कारण फिर बाइफोकल लेंस यूज किए जाते हैं, दो फोकस वाले, दूर का पास का दोनों बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, प्रेस बायोपिया के लिए, कि विद एज उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है। अब आता बेटा, हिंज जॉइंट इज फाउंड इन, क्या क्वेश्चन आता है कि हिंज जॉइंट को कहाँ पे फाउंड किया जाता है? हिंज जॉइंट, तो कब्जा संधि पाई जाती है स्कैपुला और ह्यूमरस, स्कैपुला और ह्यूमरस में, फीमर एंड एसिटाबुलम में, ह्यूमरस एंड अल्ना, या स्कल एंड एटलस में। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो अगर हमें पता हो कि हिंज जॉइंट जो होता है ना बेटा,
ये क्या होता है बेटा? हिंजोइन वो होता है जो प्राइमरीली मूव करता है, मेनली मतलब उसका काम है कि एक ही प्लेन में वो मूव कर सकता है। अगर इधर है तो इधर ही, पीछे को मूव नहीं कर पाएगा, इधर को नहीं, एक ही प्लेन में, बस जिस प्लेन में कर सकता है। ठीक है। जैसे कि हमारा गेट किसके सिमिलर, जैसे हमारा डोर होता है ना, तो डोर जो है ओपन एंड क्लोज एक ही प्लेन में होता है, इधर को बस। ये नहीं कि इधर को भी हो गया, यहां से भी खुल रहा है, यहां से, एक ही प्लेन में ओपन एंड क्लोज एक ही प्लेन में होता है ना, उसी तरह बेटा हिंज जॉइंट भी मूवमेंट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शो करता है। और ये जो है ह्यूमरस एंड अल्ना में देखा जाता है, सी ऑप्शन, ह्यूमरस एंड अल्ना। ठीक है बेटा, ह्यूमरस एंड अल्ना में जो है हिंज जॉइंट देखा गया है। इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें ये होता है कि ये बोन्स जो है ना, ह्यूमरस एंड अल्ना, ये मीट करती हैं दोनों एक दूसरे को एट एल्बो, यही तो मैं तभी कर रही थी, ये ह्यूमरस एंड अल्ना में ये एल्बो के पॉइंट पे आके ये मीट करती हैं बेटा, एट एल्बो। ठीक है, एल्बो। तो ये एग्जांपल है हिंज जॉइंट की। अदर एग्जांपल जो इसमें स्कैपुला एंड ह्यूमरस है बेटा, अगर मान लीजिए, तो ये है, ये हमारी थी ह्यूमरस और यहाँ से स्कैपुला। तो ये ह्यूमरस इसके बीच में यहाँ है, तो ऐसे ना बॉल साइड शेप का ऐसे बना होता है कि ये है सॉकेट, और उसमें ये बॉल शेप का ऐसे हड्डी ऐड हो गया, तो ये बॉल एंड सॉकेट जो है स्कैपुला, और इसका बॉल एंड सॉकेट टाइप। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फिमर और एसिटाबुलम। फिमर एंड एसिटाबुलम जो था, बी ऑप्शन, इसमें क्या आता है बेटा, इसमें भी बॉल एंड सॉकेट ही है। हिप, ये हिप पे आते हैं हमारे, यहाँ पे बेटा। उसके बाद स्कल एंड एटलस। स्कल एंड एटलस जो है एक पिवोट जॉइंट है, मतलब जो कि रोटेशन, ये जो हमारे, ये ऐसे, ये जो रोटेशन बेटा हम सर को घुमा पाते हैं ऐसे, ये रोटेशन किसके कारण हो पा रही है? पाइवट जॉइंट के कारण, जो रोटेट कर सकता है स्कल और हमारा एटलस। ये हमारा स्कल और यहाँ से एटलस, इसके बीच का जो कनेक्शन है बेटा, ये क्या बताता है? ये बताता है कि रोटेशन, पाइवट जॉइंट है जो रोटेशन ऑफ हेड पॉसिबल करता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ हेड। उसके बाद अब आया बेटा, ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द कोज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा इज, आवेग संरचना के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवन किस कारण होता है? तो ये अगर आपको याद हो, क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ है बस, लेकिन कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जब डीपोलराइजेशन होता है, मतलब कि जो पोलराइज्ड है ऑलरेडी, हमारा जो नर्व इम्पल्स में या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर देखा जाए, तो बाहर और अंदर का जो है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, या ऐसा बाहर नेगेटिव अंदर, ऐसा कुछ होता है। तो जब डीपोलराइजेशन होती है तो साइंस चेंज हो जाते हैं, अगर बाहर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर अंदर नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे मतलब ऑपोजिट हो जाते हैं चार्जेस। तो ये जो है किसके कारण होता है? तो ये अंदर सोडियम आने के कारण होता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि जब एक नर्व इम्पल्स, मतलब वही इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में जो मैसेज जो है आगे जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंडक्शन हो रही है जब उसकी, तो डीपोलराइजेशन होता है। और ये कल भी बताया था मैंने। ठीक है। ये कब होता है? जैसे ही थ्रेश होल्ड आती है वैल्यू, थ्रेश होल्ड वैल्यू जैसे ही मीट कर, जैसे ही थ्रेश होल्ड आएगी डिपोलराइजेशन हो पाएगा। और ये कब होता है? जब जो हमें जैसे स्टिमुलस कोई मिलता है ना, तो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स है ना, वो अपने आप ओपन आ जाते हैं, जैसे कोई मतलब एक्शन रिस्पॉन्स, जैसे मतलब कुछ ऐसे एक्शन हुआ, कुछ स्टिमुलस मिला, हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वो ओपन होंगे, सोडियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इन्फ्लक्स मतलब अंदर तेजी से भागना। तो ये अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या है बेटा, जिसके कारण जो है अंदर का जो एक्सोलेमा है, इंटीरियर ऑफ द एक्सोलेमा बेटा, उधर को सोडियम ज्यादा हो गया, उधर को सोडियम हो गया, तो वो ज्यादा पॉजिटिवली, अब अंदर अगर सोडियम पॉजिटिव आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो गया, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिंग, जिसने क्या कर दिया, जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था कि जो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव था, ये रिवर्स कर दिया उसने, अंदर अब पॉजिटिव आना शुरू हो गया, तो अंदर पॉजिटिवली चार्ज बन गया एज कंपेयर टू द आउटसाइड, जिसके कारण रेस्टिंग पोटेंशियल को उसने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा हो क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो ये किसके कारण हुआ? ये डीप, इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन। तो ये इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम के कारण हुआ, और जो क्यों हुए? क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए जब स्टिमुलस मिला। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। उसके बाद आएगा बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि सिक्रीशन जो है ना बेटा, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टिरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, तो ये जो है ह्यूमन में प्रेगनेंसी रिलेटेड जो है ना, कैसे एम्ब्रियोज एगो डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसके दौरान जो है कैसे क्या होता है, तो प्रोजेस्ट्रोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो ये उससे इनिशिएशन, उस मतलब इसका इनिशिएट कैसे किया जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करे, ये कौन सा हार्मोन करवाता है? क्या वो एमएसएच है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच है, क्या वो टेस्टोस्टेरोन है, क्या वो थायराइड है? देखो एलएच तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मेंस में होता है बेटर, इतना ठीक है, इनका रोल मेन मेन में है। थायरोक्सिन ये तो मेटाबॉलिज्म देखता है, ये भी नहीं, और ग्लूकोज वगैरह कंट्रोल। एमएसएच मिलानोसाइट जो है वो तो नहीं, मेलानिन वगैरह का देखेगा। तो बच्चा एलएच, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जो क्या करता है बेटा देखिए अब, जब ओवुलेशन हो जाती है, पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, बचा कुचा जो होता है, जब अंडा टूट जाता है तो पीछे जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स, उनका रेस्टिंग मटेरियल जो भी पड़ा होता है वो कन्वर्ट होकर कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। तो एलएच जब ओवुलेशन हो जाएगी तो एलएच क्या करता है, ट्रिगर करता है उसमें क्या डेवलपमेंट हो, जो पीछे जो रिमेनिंग फॉलिकल सेल्स है ना पीछे पड़े, जो बाकी बचे हैं जो रिमेनिंग फॉलिकल सेल्स, इनकी क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाएं, जो टूटे फूटे पीछे बड़े हैं वो ल्यूटियम बना दें, कॉर्पस ल्यूटियम बना दें, ठीक है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, वो क्या करता है, उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टिरोन। क्या सिक्रीट करता है वो अपने में से, प्रोजेस्टिरोन, जो कि एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो प्रोजेस्टेरोन हमें मिलेगा, या उसके बाद क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को। क्यों हम कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन होती है प्रोजेस्टेरोन से, क्योंकि जब ये बनेगा बेटा, रिलीज होगा, तो यूट्राइन की लाइनिंग जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगी, वो थिक करेगी प्रेगनेंसी के दौरान, उसको मेंटेन करके रखना कि वो थिक रहे, वो रेडी रहे प्रेगनेंसी के दौरान, सही रहे। ऑन द अदर हैंड, ऑप्शन तो हमें बी पता लगे कि आंसर है इसका, किसके लिए, कि जब प्रोजेस्टेरोन हमने रिलीज करवाना है तो क्या, जो एमएसएच है, एमएसएच क्या था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या सिक्रीट करवाता है बेटा, ये सिक्रीट करवाता है मेलानिन पिगमेंट, जो हमें स्किन कलर देता है, मेलानिन पिगमेंट स्किन में सिक्रीट करवाता है, ठीक है। तो ये इसने क्या देना है, कलर ऑफ द स्किन डिसाइड करता है मेलानिन, जितना ज्यादा मेलानिन उतनी डार्कर स्किन होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना बेटा, ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है ये, जिसने उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देखने हैं मैंने में, और क्या, स्पर्म की प्रोडक्शन को भी देखना है, और उसमें चेंजेस बॉडी में लेके आने हैं उसने। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना बेटा, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और बेटा ये मेटाबॉलिक रेट जो है ना, उसको बैलेंस रखता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है। तो दिस वाज इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे हमें पता चला गया कि थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को जो है कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लैक्टोजेनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लैक्टोजेनिक है? तो बेटा लैक्टोजेनिक का मतलब ये होता है जिसका प्राइमरी रोल ये है कि वो स्टिमुलेट करे मेमोरी ग्लैंड्स को, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स को मैसेज दे जाके उनको कहे कि अपने में से मिल्क प्रोड्यूस करो, टू प्रोड्यूस मिल्क। और इसका यूजली जो रोल है, ये जब चाइल्ड बर्थ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, मदर्स में व्हेन दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड देन दिस हार्मोन मतलब जस्ट स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, कि वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दें मेमोरी ग्लैंड्स। तो इस प्रोसेस को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है, लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। और राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है माँ, वैसे ही उसी में होता है।
ठीक है, राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इसके किसका रोल है, प्रोलैक्टिन। लैक्टिन वर्ड भी देखो किस में आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो मदर्स में जैसे ही वो बर्थ देती हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो ये स्टिमुलेट करवाता है मैमरी ग्लैंड्स को कि वो मिल्क की प्रोडक्शन करें। अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें इसमें उनका क्या रोल है, तो ऑक्सीटोसिन जो है बेटा, ये यूट्राइन, एक तो मिल्क की उस टाइम पे जो इजेक्शन प्रोड्यूस करवाना जो है वो प्रोलैक्टिन नहीं, लेकिन इजेक्ट करवाना मेमरी ग्लैंड से, जब वो भर गया फिल हो गए, व्हेन मेमरी मिल्क मिल्क स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग इन द मेमरी ग्लैंड्स, अब उसे इजेक्ट करवाना सो दैट द चाइल्ड कैन है ना हैव दैट मिल्क। तो इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन में रोल है ऑक्सीटोसिन का। और बहुत जरूरी, प्रेगनेंसी के दौरान जो लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्राइन, वो कौन करवाता है, वो ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके दोनों। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इसका क्या रोल है बेटा, तो एफएसएच का रोल है कि जैसे एग और स्पर्म का फॉर्मेशन में, दोनों में, मेल और फीमेल में, फीमेल में एग का और मेल में स्पर्म प्रोडक्शन में इनका रोल है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन में इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ये मेंटेन करके रखता है ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। अब आता है लास्ट, यही हमने पढ़ लिया प्रोजेस्टेरोन, कि ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, कैसे रेगुलेट करके यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि ये प्रिपेयर करता है यूट्राइन लाइन, यूट्रस की जो लाइनिंग है अंदर की, उसको हर 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 महीने प्रिपेयर करता है, रेडी करता है, और उसके बाद मेंटेन करता है कि अगर प्रेग्नेंट हो गई लड़की, मदर, तो उसको मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलर बॉडी फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis इज, हमें पता ना प्रोसेस में क्या होता है कि एग की जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो साथ में एक पोलर बॉडी बनती है। तो ये जो पोलर बॉडीज बनती हैं अंड जनन, ये जो हैं निर्मित ध्रुव काय है क्या, कौन सा, मतलब इनका हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, या बिना किसी क्रोमोसोम्स के है। तो प्लॉइड मतलब होती है, प्लॉइडी होती है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो सिंगल सेट है तो हैप्लॉइड, दो डबल सेट है एन है तो हैप्लॉइड, टू एन है तो डिप्लॉइड, पॉली मतलब मैनी, दो से ज्यादा है, तीन चार पांच जितने भी प्लॉइड्स हैं तो ये, या बिना किसी क्रोमोसोम के। तो ऑब्वियसली ये म्योसिस के दौरान बनती है बेटा, म्योसिस प्रोसेस होता है तो एक पोलर बॉडी और साथ में जो भी एग बन रहा है, तो ये जो पोलर बॉडी है म्योसिस के दौरान बनती है, जब गमीट्स बनते हैं, तो गमीट्स तो वैसे भी एन के होते हैं, पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड म्योसिस प्रोसेस बनाता है नहीं, तो ये हैप्लॉइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए इसको एग बनने के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। तो oogenesis में क्या होता है, एक डिप्लॉइड, पहले क्या होता है, प्राइमरी ऊ साइट बनता है जो डिप्लॉइड होता है, इसकी होती है म्योसिस। इसकी क्या होगी, म्योसिस होगी, जिससे एक तो लार्ज सेल बनेगा जिसको एग सेल कहेंगे, और एक छोटू सा बनेगा जिसको स्मॉल सेल्स बनेंगे जिसको पोलर बॉडीज कहेंगे। बाकी पोलर बॉडीज, ठीक है, एक लार्ज जो बनेगा वो एक्सेल बनेगा, और बाकी जो स्मॉल बॉडीज बनेंगे उनको पोलर बॉडीज कहा जाएगा। तो कैसे होता है, जो म्योसिस वन होगा उसमें जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड करेगा अनइक्वली, एक बना देगा वो सेकेंडरी oocyte, और एक में पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये देखो पहले म्योसिस हुई वन, तो बन गया एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte ने आगे फिर से डिवीजन की, म्योसिस सेकेंड, इसमें म्योसिस टू हुई, और अब इसमें सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, बन गई, और एक बन गया ओवम, एग मतलब। तो ये सारे ही हैप्लॉइड नेचर के हैं। ठीक है बेटा, पोलर बॉडीज जो है म्योसिस डिवीजन के कारण बनी है, ओवम और सेकंड पोलर बॉडी, तो ये क्या है, क्या हुआ है बेटा, ये हैप्लॉइड नेचर के हैं। उसके बाद अब आ गया है कि द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है, कहते हैं ओवम का वो हिस्सा जहां पे स्पर्म एंटर करता है, उसको क्या कहते हैं। तो जैसे मतलब इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये एग है, तो एग का मान लीजिए ये हिस्सा है जहां से वो स्पर्म एंटर कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्म एंटर जहां से
कर रहे हैं, तो यही हिस्सा वो कह रहे हैं कि ये कौन सा पॉइंट होता है जहां इसको क्या कहते हैं, क्या इसको रिसेप्शन कोन, एनिमल पोल, वेजिटल पोल या ग्रे क्रिसेंट क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए रिसीव कर रहा है ना, ऐसे याद रखा करो। ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है एग को, तो इसलिए इसको रिसेप्शन कोन कहा गया, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रिसेप्शन कोन। वो पॉइंट उसको कहते हैं रिसेप्शन कोन, जहां पे एग जो है वो स्पर्म को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है, एग स्पर्म को रिसीव करता है। ओके। होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं। तो स्पर्म जो है ना, वो कांटेक्ट बनाता है एग के साथ, एग के सरफेस के साथ। ठीक है, एग के सर कांटेक्ट बनाएगा, और जो एग है ना, एग का साइटोप्लाज्म, वो एक ना स्लाइट सी कोन बना देगा, कॉनिकल सी, अपने अपने में से ना एक छोटी सी ना बाहर को ऐसे प्रोट्रूशन उसे कहते हैं, लेकिन कोन शेप की होगी इसलिए उसको कॉनिकल प्रोट्रूशन कह दिया। कॉनिकल प्रोट्रूशन वो क्रिएट करता है एग का साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसको, उस कॉनिकल प्रोट्रूशन को कहा जाता है रिसेप्शन, रिसेप्शन कोन। या फिर उसे और क्या कहा जाता है, उस कॉनिकल शेप वाले को रिसेप्शन कोन या फिर फर्टिलाइजेशन कोन कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्पर्म को अपने एग में लेके आता है। यही स्ट्रक्चर जो है, इससे स्पर्म जो है एंटर करता है, स्पर्म इनटू द एग जाता है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कोन, तो ये रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ सबको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉर्मोन सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओवुलेशन। तो वही हो गया, ओवुलेशन मतलब एग का रिलीज होना। ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे एग जो है रिलीज हो जाता है, तो हार्मोन सिक्र, तो उसके बाद वही की बच्चे कुछ जो फॉलिकल सेल्स हैं वो डेवलप होके क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम अपने पे से हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। पीछे हमने पढ़ा, पहले था कि बस कि कौन इनिशिएट करवाता है उसमें से, तो वो था। अब आ गया वो था LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसी को थोड़ा चेंज करके अब आ गया कि ओवुलेशन के बाद कौन सी चीज है जो हार्मोन रिलीज करती है, तो वो है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये होता है कि एक क्वेश्चन को कैसे हम अलग तरीके से भी डाल सकते हैं। अब आ गया, इसमें मैमल्स के बारे में काफी क्वेश्चन ऐड है। तो अब आ गया बेटा कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज, प्राथमिक अंड कला होती है, क्या वो जो एग की जो मेन जो पहली प्राइमरी प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है बेटा एग की, क्या वो ग्राफियन फॉलिकल है, या वो कोरोना रेडिएटा है, क्या वो जोना पेलुसिडा है, या ऑल ऑफ दीज है। प्राइमरी जो एग की मेम्ब्रेन है वो क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है कि प्राइमरी जो एग की मेम्ब्रेन है वो क्या है। तो बेटा इसमें से जो है ग्राफियन फॉलिकल, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और ऑल ऑफ दीज में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जोना पेलुसिडा। ये जो है राइट आंसर है, इसको एग की प्राइमरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इसका बताऊं तो जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये एग खुद जो इटसेल्फ सिक्रीट करता है, जिससे एग खुद सिक्रीट करता है, इसलिए इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसमें जो जोना पेलुसिडा है, ये एक क्या होती है, एक क्लियर और किसकी बनी हुई, ग्लाइकोप्रोटीन की। ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, किसकी है, ग्लाइकोप्रोटीन की, जो खुद के खुद जो है oocytes जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। दूसरी ना इसमें एक सेकेंडरी भी आती है, एक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन आती है। एग्जाम्पल है जैसे कि कोरोना रेडिएटा, वो है ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो फॉलिकल सेल, ये ऊ साइड नहीं, उसके जो बाहर के जो फॉलिकल सेल्स है ना, वो सिक्री ओवरी के जो फॉलिकल सेल्स हैं बेटा, वो बनाते हैं इसको सेकेंडरी कोरोना रेडिएटा को। ठीक है, एक होती है टर्शरी एग मेम्ब्रेन। इसको ओविडक्ट के द्वारा, जो ओविडक्ट होती है ना उसके द्वारा, या कुछ और मैटरनल जो डक्ट्स हैं, एक्सेसरी एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा में आ गए एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं,
वो जब एग जो है ओवरी को एग्जिट कर जाता है, ओवरी से जब बाहर निकल जाता है, तो पीछे ये होता है जैसे कि बर्ड का एग जो है, बर्ड के एग में जो शेल है वो एक टर्शरी मेम्ब्रेन है, जो कि ओवरी ने नहीं, ओवरी के बाहर एक्सेसरी डक्ट्स वगैरह ने जो है रिलीज किया है, ठीक है। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। बेटा इमोशनल ब्रेन किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? आरएस को, सेरिबेलम को, लिम्बिक लोब को, या कॉर्पस कैलोसम को? तो इसमें पहले आता है कि जो हमारा क्या कह सकते हैं, जो इमोशनल ब्रेन है, भावनात्मक मस्तिष्क, वो होता क्या है, ठीक है। तो जो इमोशनल ब्रेन है ना बेटा, इसमें क्या क्या होती है, इमोशनल प्रोसेसिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब कि हमारी फियर हो गया, इमोशंस को, डर, खुशी, प्लेजर, हैप्पीनेस, इवन गुस्सा आना, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, बंदा, ये सब जो हमारे इमोशंस हैं, इनकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। दूसरा, मेमोरी, याददाश्त जो है हमारी, फिर हम इन मेमोरी की फॉर्मेशन, तो ये हमारे इमोशंस को जो है जोड़ता है। मेमोरी फॉर्मेशन में क्या आएगा, ये इमोशनल ब्रेन जो है वो इमोशंस को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है इमोशंस को फिजिकल इमोशंस, फिजिकल मेमोरीज के साथ, कि जो हमने चीजें देखी जो हमें याद फिर रही, उनके साथ हमारे इमोशंस को भी जोड़ना, कि हमारा कनेक्टिव हो जाता है। कई बार हम, आप देखते हैं कि बच्चा जो है उसका डॉल्स के साथ, एक लड़की का जो लड़की जो छोटी बच्ची है, उसका डॉल्स के साथ कैसे होता है, उससे लगता है कि ये मेरी डॉल है, उसको कैसे पूरा वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कोई जिंदा इंसान है, तो उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं। या हमें कोई फिजिकली हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, हमारे इमोशंस, हम डर जाएंगे उसको वो याद करके ऐसे, या किसी चीज से गुस्सा आ जाएगा, तो ये हमारी इमोशनल चीजें हैं जिसके साथ एक मेमोरी भी जुड़ी है फिर, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, एक इसमें और आता है कि बिहेवियरल मोटिवेशन भी देता है ये हमें, बिहेवियरल मोटिवेशन, ठीक है, ये भी देता है ये। इसका मतलब है जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस है, ठीक है, सर्वाइवल के रिएक्शंस, जो जब हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, या अचानक से कुछ ऐसे सरप्राइजिंग सिचुएशन हो जाती है, बड़े ही तनाव में चले जाते हैं जब, तो तब हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस को ऑन करती है, जिससे हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब जो है ये कौन करता है, लिम्बिक लोब, इमोशनल ब्रेन हमारे लिम्बिक लोब को कहा जाता है। और लिम्बिक लोब में ये जो है किस किस उसके अलावा जो है बेटा, एक आता है आरएएस। ये क्या था अपने आप में, आरएएस जो है, तो आरएएस जो है ना, ये हमारे स्लीप, स्लीप वेक साइकिल, सोना उठने का ये जो साइकिल है, ये आरएएस, आरएस हमारी इसको देखता है, स्लीप वेक साइकिल को और कॉन्शियसनेस को, कि हमें पता होता है कि अच्छा हम यहाँ है, ये है, हमें सुध बुध होती है, ये कॉन्शियसनेस को और स्लीप वेक साइकिल को। सेरेबेलम, सेरेबेलम जो है ना बेटा, ये क्या करता है, मोटर मूवमेंट्स को, मतलब चलते हुए जो मूवमेंट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, और बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करके रखना, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है। और कॉर्पस कैलोसम क्या है अपने आप में, कॉर्पस कैलोसम जो है बेटा, ये क्या है, एक तरह का, एक हमारा ब्रेन जो होता है ना, तो वो आगे वाले ये जो है, ये दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो इसके बीच में जो कनेक्शन है, जो इन दोनों को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स जो है, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है, उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स टाइप समथिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे ब्रेन में जो है हंगर सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है। हंगर सेंटर की, हमें भूख लगती है, हमें पता चल जाता है कि भूख है, ठीक है, हमें प्यास लगी हुई है, तो भूख का केंद्र बिंदु कहाँ अवस्थित है, जो है हमारा बेटा हंगर सेंटर है, वो कहाँ पे है, तो क्या वो मेडुला में है, क्या वो जो है मेडुला में है, क्या हाइपोथैलेमस में है, क्या सेरेब्रम में है, या सेरेबेलम में है? तो बेटा इसका आंसर है बी, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ना बेटा, इसको एक तरह का ये स्मार्ट कंट्रोल करता है बॉडी का, क्या करता है, ये स्मार्ट कंट्रोल करता है, ये स्मार्ट कंट्रोल करके क्या करता है, ये हमारे बॉडी के कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको कंट्रोल करता है, और इसमें हमारा हंगर सेंटर होता है, एंड इसी में ही हमारा सेशिएटी सेंटर भी होता है, जो हमारे क्या करता है, ये जो है हंगर सेंटर और सेशिएटी सेंटर, ये हमारी भूख को
मतलब कि रेगुलेट करता है हमारे एपेटाइट को, भूख को, और डिजायर से यानी कि डिजायर टू ईट उसको भी। डिजायर, खाने की जो तमन्ना है हमें होती है, ये किस कभी कभी हम कुछ खाने की चीज देखते हैं और मुंह में लालसा आ जाती है कि हाँ ये खाना है, या याद करके। तो ये सब सेंटर भूख से रिलेटेड, और सेशियरिटी सेंटर जो है ये कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कौन गवर्न करता है। क्या वो परिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है किससे? किससे की जाती है परिवर्ती क्रिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वात्य तंत्रिका तंत्र द्वारा, सिंपैथेटिक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, या नन ऑफ दीज? क्या है इसका आंसर? तो बेटा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है, सीएनएस। ठीक है, हमारा सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो रेगुलेट करता है। पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या होता है। देखो बच्चा, हम क्या करते हैं, कई बार गरम गरम चीज को ऐसे टच कर लेते हैं और अपने आप हमारा हाथ ऐसे पीछे हो जाता है। तो वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं थी, बस वो हो गया, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कोई नुकीली चीज है, हम उस पर बैठ गए और जल्दी से उड़ जाते हैं ऐसे। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो बॉडी, जो ब्रेन तक सोचने का टाइम नहीं लेती और अपने आप पहले ही वो मसल को, मोटर मसल को मैसेज चला जाता है और वो मूवमेंट शो कर देता है। तो इससे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक, इसको हम कह सकते हैं कि एक रैपिड और अपने आप होने वाला, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। रैपिड ऑटोमेटिक क्या है बेटा, ये रिस्पॉन्स ही है हमारी बॉडी का, कि हम गर्म चीज थी वो हमारे लिए स्टिमुलस है, एक तरह का एक्शन है, और हमारी बॉडी उसका एक रिएक्शन कर रही है। तो स्टिमुलस मिला और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने ऐसे किया कि हाथ पीछे कर लिया या पाँव पीछे, जो भी मतलब उस वक्त हुआ। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, टू अ स्टिमुलस ऑब्वियसली। ऑटोमेटिक रैपिड क्या है, रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस। ठीक है, दैट, जो कि इन्वॉल्व नहीं करता किसको, कॉन्शियस थॉट को। कॉन्शियस थॉट होता है कि मैंने यहाँ हाथ रखा, ये मैंने सोच समझ के रखा, मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कुछ समझाने के लिए, नहीं यार ये जो कर रही हूँ ये मेरा खुद का कॉन्शियस थॉट है। मैं खुद से कर रही हूँ यार, मेरे को ना मेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे उंगली लगा रही हूँ। ठीक है, और मैं खुद से जो कर रही हूँ, सोच समझ के जो कर रही हूँ, उसके कहते हैं कॉन्शियस थॉट। और ये हमारी सोच में नहीं होता, सोच से बाहर होता, अपने आप सोचा नहीं जाता, बस हो जाता है। तो इसलिए नो कॉन्शियस थॉट। नो कॉन्शियस थॉट, ओके, बस हो जाता है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक आता है कि बेटा और दूसरी बात ये है ना बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम सीएनएस कहें ना, तो सीएनएस में तो ब्रेन भी होता है और स्पाइनल भी। लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो बेटा मेन रोल है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड का, मेन इसका रोल है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन अगर स्पाइनल कोड स्पेशली लिखा हो तो केवल इसको करना टिक, लेकिन अगर सीएनएस है तो स्पाइनल कोड सीएनएस का हिस्सा है, लेकिन ब्रेन भी है, लेकिन मेन स्पेशली जो रोल है स्पेसिफिकली वो इसका है। ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्पाइनल कोड की होती है, कि वो स्पीड और सेफ्टी, स्पीड एंड सेफ्टी से काम करे, वो इसकी है। चाहे इसको तो इन्फॉर्म किया जाता है उस टाइम या बाद में, लेकिन तब तक जो है काम कर दिया होता है किसने, स्पीड से, स्पाइनल कॉर्ड ने। रिफ्लेक्स आर्क भी एक चीज होती है, रिफ्लेक्स आर्क, ये तो एक्शन हो गया ना, जो हुआ रिफ्लेक्स आर्क है, कि अब वो पॉइंट पे जहां स्टिमुलस मिला वहां से सिग्नल किसको आगे गया, उसने कहाँ पहुंच के फिर कैसे, ये पूरा पाथवे जो एक नर्व इम्पल्स लेती है, ये क्या है, एक पाथवे है। जो पूरा एक नर्व इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो जो मैसेज है वो कहाँ से कहाँ जाता है, रिसेप्टर से लेके, जिसने मतलब रिसीव किया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस जो है अफेक्टर मतलब मसल, उस मसल से काम करवाना इफेक्टर, इस तक के पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बेटा आ रहा है मर्कल्स डिस्क आर। मर्कल डिस्क होती है, क्या होती है बेटा, क्या वो क्रोमेटोफोर्स, क्या मिलेनो, क्या नर्व एंडिंग्स, या फिर स्किन स्केल्स, क्या होते हैं मर्कल डिस्क? तो बेटा इसका आंसर है नर्व एंडिंग्स, तंत्रिकांत, तंत्रिकांत। इसको मर्कल डिस्क को मर्कल नर्व एंडिंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इन दीज आर मैकेनो रिसेप्टर्स, इनको मैकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है, जो स्किन में होते हैं।
Merkel rings discs are also known as Merkel nerve endings, and these are the mechanoreceptors which are found in skin. मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है बेटा। अब इनका अगर हम देखें तो क्या होता है इनका, इनका क्या होता है, ये क्या करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं, सेंस करते हैं ये टच को। ठीक है, लाइट हमें जो पड़ी या स्किन पे टच हुआ, तो ये स्किन में ये जो मर्कल डिस्क है, नर्व एंडिंग्स है, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इसको सेंस कर लेंगे रोशनी को, टच को, और क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे किसने टच किया, प्रेशर क्रिएट हुआ, तो इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अबाउट, अबाउट प्रेशर, पोजीशन, और हम कह सकते हैं कि प्रेशर पोजीशन हो गया बेटा, या फिर हो गया कि स्टैटिक टच, टच फीचर्स, जैसे कि एजेस हैं, शेप कैसी है, ऐसी चीजें, इनके बारे में वो क्या फिर इंफॉर्म कर, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंस करके, ये लाइट या टच को सेंस करके इंफॉर्म करते हैं कि क्या चीज थी। ठीक है, और ये मेनली बेटा जो बेसल लेयर होती है ना, जो हमारी एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस की जो बेसल लेयर होती है हमारे कह लो हेयरी में भी, हेयरी हो चाहे या हेयरलेस स्किन हो, हेयरी हो चाहे और चाहे हेयरलेस स्किन हो, दोनों में ही बेसल लेयर में ये होती है मैकेनो रिसेप्टर्स, या मर्कल्स डिस्क कह लो या मर्कल नर्व एंडिंग कह लो। ठीक है, उसके बाद आता आगे, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, कौन सा सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक केंद्र स्थित होता है में किसमें, पोन्स, पॉन्स ऑफ एरोलाई जिसे कहते हैं, जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, सेरेब्रम, परम मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, या डायंसेफेलोन में। तो किस में होता है ये, तो बेटा इसका आंसर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, शुरू पी से हो रहा तो आपने याद कर लेना, पोन्स ऑफ एरोलाई में। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना बेटा, ये एक न्यूरल सेंटर है जो पोन्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, किसमें, अपर पार्ट में। ठीक है बेटा, और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि इसने रेगुलेट करना है ब्रीथिंग रेट को, किसको, सांस जो हम ले रहे हैं, ये हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर देखता है, और उसका रेट, उसका पैटर्न क्या हो गया, और प्रोवाइड क्या करना है इन्होंने, क्या प्रोवाइड करके, एक इनहिबिटरी सिग्नल, मतलब रोकने का, किसी को प्रोड्यूस करने का, सिक्रीट करने का नहीं, इनहिबिटरी सिग्नल ये प्रोवाइड करते हैं बेटा, इनहिबिटरी सिग्नल, किसको, इनहेलेशन को, इनहेलेशन फेज जो होती है उसको। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ओवर इन्फ्लेशन को, लंग्स की ओवर ना फूल जाए, इनहेलेशन को, इनहेलेशन फेज जो हो रहा था उसको एक मैसेज पहुंचाते हैं कि बस इतना ही करना है, ताकि ज्यादा ना फूल जाए, ज्यादा बैलून की तरह इन्फ्लेट ना हो जाए, फूल ना जाए लंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिंग द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। तो कौन है, पोन्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसके बाद अब आता है बेटा ह्यूमन आई, आई का क्वेश्चन आ गया, ब्रेन के भी कर लिया हमने, आई का भी, ईयर का भी एक किया। तो बेटा इसमें आई में ना हमें पता है रेटिना के कहीं नीचे, आगे पीछे, नीचे की तरफ ब्लाइंड स्पॉट भी पास में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ पे होता है, क्या ये फोविया सेंट्रलिस में, क्या बेटा ये इन द मिडल ऑफ लेंस, या वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द रेटिना, यहाँ, या फिर इन द सेंटर ऑफ द प्यूपिल। तो बेटा ब्लाइंड स्पॉट जो है ना, यूजली हम देखते हैं कि ये आई है ना मान लो, तो ये रेटिना होता है, तो जहां पे ये ऑप्टिक नर्व ऐसे, यहाँ कहीं होता है ये, यहाँ कहीं, जहां पे ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव करती है ना, वहां कहीं ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, राइज होके उसको निकलती है जहां से, ठीक है, वहां कहीं पे क्या होता है, हमारा ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये क्या ब्लाइंड स्पॉट इसलिए, बिकॉज बेटा यहाँ पे हमें पूरा ब्लैकआउट, काला, ब्लाइंड मतलब अंधा हो गया, यहाँ पे कोई हमें कुछ नहीं दिखाई देता, कोई इमेज नहीं बनती, सब अंधेरा, जहां पे ऑप्टिक नर्व जो है एग्जिट करके जाती है आई को, और ताकि विजुअल इंफॉर्मेशन को वो ब्रेन तक ले जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं जहां से ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है रेटिना को, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन उसने देखी है, जो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाए, प्रोसेस करके हमें पता चले कि क्या देखा हमने, क्या है। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड अब आता है, क्योंकि इस एरिया में फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, इट लैक्स फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, वो कौन से होते हैं, रोड और कोन सेल्स जो हम कहते हैं, जो रेटिना में होते हैं,
रोड एंड कॉन सेल्स फोटो रिसेप्टर्स इसमें नहीं है जिससे कलर और इमेज बन पाए, ठीक है। तो मतलब ये लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाती, कांट डिटेक्ट लाइट, ओके। Because there at the blind spot there is lack of photoreceptors, for example road cells and the cone cells. So it is that blind spot won't be able to detect the light and form any image, ठीक है। जिसके कारण एक हमारी विजुअल फील्ड में एक स्मॉल गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा इसका आंसर। अदर एग्जांपल्स में जैसे आया ना फोबिया सेंट्रलीज, फोबिया सेंट्रलीज में क्या होता है ना बेटा, ये वो एरिया होता है हमारा शार्पेस्ट एरिया ऑफ विजन, विजन का शार्पेस्ट एरिया, जो सबसे शार्प एरिया होता है ना जो विजन का बेटा, शार्पेस्ट एरिया उससे कहते हैं हम एक मिनट बेटा। तो यहां अब आएगा, तो मैं क्या कर रही थी, शार्पेस्ट जो एरिया है विजन का, एरिया ऑफ विजन, उससे कहा जाता है, तो उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है फोबिया, फोबिया सेंट्रलिस, उसे क्या कहा जाता है, फोबिया सेंट्रलिस। और बेटा जो लेंस है, हमने यहाँ पढ़ा, लेंस वो होता है पार्ट जो फोकस करता है लाइट को, ठीक है। और इसमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, ठीक है। और प्यूपिल जो है ना बेटा, प्यूपिल क्या है, ओपनिंग है एक तरह की, ऐसे जैसे हमारी आंख में ऐसे बनाई होती है ना जो, तो फिर यहाँ ये लेंस आता है, ये एक तरह की ओपनिंग जो है, ये क्या है, जिससे ओपनिंग है ऑब्वियसली, छेद है, होल है, तो लाइट जब आएगी तो सीधा इसमें आती है, ठीक है। तो ओपनिंग है जो जिससे लाइट एंटर करती है, एंटर्स आई, उसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। उसके बाद अब आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है। तो बेटा स्पाइडर्स जो हैं, एक अगर देखा जाए तो ये यूरिया जो था, हमने कहा था सबसे लीस्ट होता है, उसको कम पानी चाहिए, तो ये मैमल्स के। फिर हमने कहा था अमोनोटेलिक फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस हो गए जैसे, उनको क्योंकि अमोनिया पानी में रहती है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक है तो उनको चाहिए करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है बेटा यूरिक, तो यूरिक एसिड जो है वो जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनमें ये आ जाता है, एम्फीबियन नहीं, एम्फीबियंस हो गए जैसे उनमें भी, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, लेकिन स्पेशली जो स्पाइडर्स है ना उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ना वो गुआनाइन है। किनका, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस का, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस का प्राइमरीली जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको वो एक्सक्रीट करते हैं वो है ग्वानाइन, ठीक है। ये ग्वानाइन की फॉर्म में, और जो ये क्या होता है, हाईली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ग्वानाइन जो है हाईली इनसॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है बेटा। तो जिसके कारण ये क्या, इनके लिए वो क्यों फिर होता है, ताकि वो हेल्प करे कि वो ड्राई कंडीशंस में भी वाटर को कंजर्व कर सकें। इनसॉल्युबल है, पानी में घुलेगा नहीं, तो ये अलग से निकल जाएगा, और पानी में नहीं घुलेगा, पानी को वेस्ट उतना ही कम होगा, ठीक है बेटा। पानी को ड्राई कंडीशंस में ये बचाने के लिए ये हेल्प करता है। So this was it. This is the end of our today's class. I hope you all enjoyed the session, and in this way we will make the classes further also. So till now in paper considering the syllabus of paper one, जो paper one का हम syllabus consider करें, we so far now we have covered all the units except one, and that is ecology. इकोलॉजी यूनिट को छोड़ के बाकी हमने एनिमल, प्लांट, फिजियोलॉजी, अदर जो भी यूनिट्स के टॉपिक्स थे फर्दर, वो हमने उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा इकोलॉजी बचा, इकोलॉजी के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे पेपर टू के स्टार्ट, ओके। तो ऐसे हम जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।